नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है कोरोना महामारी से त्रस्त विश्व, देश और उत्तराखंड। परसों शाम को मैं 1.25 माह के प्रवास के बाद उत्तराखंड से दिल्ली आया। भगवान कृष्ण की नगरी के नाम से बसी नगरी ऋषिकेश में दिन का मौसम काफ़ी यकायक बारिश आ गई, तो ऐसा लगेगा शाम की वायु मार्ग से जाना था, क्योंकि सड़क मार्ग से बड़ी परेशानियां थी। कोरोना के कारण जो तालाबंदी हुई है, बंद का, उससे आम आदमी बड़े परेशानी में है। तो उससे ये हुआ कि शाम को सपरिवार में देहरादून स्थित वायु सेवा से दिल्ली पहुंचा शाम को। तो दिल्ली में जो हालत है कि तुम्हारे तमाम मित्रों ने मुझे ये सलाह दी थी कि आप इस त्रासदी में उत्तराखंड में ही रहिए, आप दिल्ली में। फिर ये सोचा कि बच्चे जब दिल्ली में हैं और दिल्ली मेरी कर्म भूमि रही है, कुरुक्षेत्र रही है, लोकशाही का कुरुक्षेत्र, इससे मैं दूर कैसे रख सकता हूँ इस त्रासदी के समय। तो इस त्रासदी के समय मैं दिल्ली में आया। उसके बाद यहाँ का जो स्थिति थी उसे देखा कल और आज। तो स्थिति ये देखा कि ये लगी, कोरोना से अभी तक ये कह रहे हैं कि दूसरी लहर है। दूसरी लहर का जो कहर है भारत जैसे और ब्राज़ील जैसे देशों में ज़्यादा ढा रहा है। विश्व में इस समय 15,67,19,000 लोग संक्रमित हैं कोरोना, और 32,70,000 लोग मारे जा चुके हैं, और 13,41,00,000 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं, स्वस्थ लाभ। अमेरिका में इस बीमारी से 5,94,000 लोग मारे जा चुके हैं। भारत में 2,34,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ब्राज़ील में 4,17,000 से ज़्यादा। तो इस त्रासदी से सबसे बड़ा असर जो पड़ा है वो आम दूसरी लहर का युवाओं में पड़ा। बहुत नौजवान साथी चले गए, मोहन बिष्ट से लेकर कई देश के बड़ी शख्सियत गई। दुख ये हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी सरकारों को फटकारा कि तुमने ये नहीं किया। तो ये व्यवस्थाएं आज की नहीं है, ये व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भारत बहुत पीछे है, और हम कब से कह रहे हैं कि इसका मूल कारण है जब शिक्षा, विद्या, न्याय, चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं व्यापार में तब्दील हो जाएंगी, तो ये इसका बर्बादी का अधिकांश है। क्योंकि यहाँ बर्बादी, इस देश में एक ऐसा चरित्र नहीं है, ऐसा चरित्र नहीं है कि राष्ट्र सेवा का, जन सेवा का। यहाँ केवल अंधी दौड़ है कि कैसे भी ढंग से लूट खसोट की। अब उसका मूल कारण है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था वही फिरंगी शिक्षा व्यवस्था क्या है, लूट खसोट की आधारित व्यवस्था। अंग्रेज जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 से जो इस देश में स्थापित है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, उसके तहत यह है कि सरवाइव वही करेगा जो ज़्यादा लूटेगा खसोटेगा। उससे हमारे जितने क्रीम है, जो नौकरशाही हो या चिकित्सा, सब में इस प्रकार का घुस गया कि जिसे भी त्रासदी का में अवसर मिले या अन्य सामान्य में अवसर का दोहन करके वो इंसानियत को तार तार कर रहा कि ऑक्सीजन की मारामारी चली है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, व्यवस्थाएं सरकार जो भी चुनते हैं जैसी की भी। अब ऐसा दौर आ गया कि करोड़ों रुपए में एक सीट जीतता है और पार्टियों को अरबों खरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।
वो एक चुनाव जीत के बाद दूसरे चुनाव के लिए कमाई शुरू करते हैं और उसे जीतने के लिए देश का कैसे विकास होगा इसमें चाहे सरकारें किसकी भी इस दिशा में कोई काम नहीं करता। तो उससे क्या होगा कि यहाँ की चिकित्सा सेवाएं अधिकांश, दिल्ली में तो ये स्थिति है, ऐसी त्रासदी हुई। अब दूर दराज के एरिया में कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तराखंड में अधिकांश चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय ही अधिकांश मृत प्राय पड़े हुए हैं। चिकित्सक अधिकांश चिकित्सालय में नहीं है। बिल्डिंगें बनती हैं कमीशन के लिए, वहाँ पे मशीनें लाते हैं इसलिए कमीशन के लिए, न उनमें तकनीशियन है, न चिकित्सक हैं, न दवाइयाँ। तो इलाज राम भरोसे चल रहा है। और उत्तराखंड में भी ये ऐसी बुरी हालत हो गई कि कल ही के जो आज समाचार में आए कि कल जो है उत्तराखंड में बहुत एक दिन में कल 8517 लोग जो होते संक्रमित हुए एक दिन। तो एक दिन में 181 लोग मारे गए। अब इसमें लोग इतने हौज पौज हैं, शमशान घाटों में जलाने में नंबर लगा हुआ है, बड़ी परेशान हैं। कोई बीमार हो गया तो अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, और किसी को ऑक्सीजन लोग जुटाए, एक एक ऑक्सीजन का सिर्फ कई हजारों लाखों में बिक रहे हैं। दवाइयों की शीशियाँ इस प्रकार से है कि उसका ब्लैक मार्केटिंग कीजिए, काला बाजारी। चरित्र लोगों का खत्म हो चुका है। यहाँ पे से एम्बुलेंस के मरीजों को ले जाने, वो मन मांगे नाम, कोई व्यवस्था नाम की कोई, और सरकारों का इस तरफ ध्यान नहीं है। विदेशों जो वो आई है, सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रश्न उठाया, भाई विदेशों से जो वो आया है, और कई लोग भी प्रश्न उठाए, उनका सही वितरण नहीं हो। जब दिल्ली में ही चिकित्सा प्राणवायु के कमी से लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है, दयनीय स्थिति है, पैसे कितने भी हो, तो इसका कोई नहीं है। इसलिए ये है कि अनिवार्य, जब तक MBBS के ये कुचक्र में ये फंसेगा तब ऊपर है। इसे उभरने के लिए भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को इस देश के आम लोगों को मुहैया कराना है। अब रामदेव ने आयुर्वेद से कोरोना की दवाई निकाली, उसका उपयोग के लिए इस प्रकार से सरकार ने प्रोत्साहन नहीं किया, इससे लोग परेशान हैं। तो लोगों को अपने परंपरागत खान पान की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। यहाँ जो अपने जीवन में जो परंपरागत होती है उनको लेना। अब एक चिंताजनक बात है, मेरे मित्र ये कह रहे थे कि उत्तराखंड में आप शांत रहे, तो एक खबर जो हमारे ट्विटर पे उत्तराखंड आकाशवाणी ये दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी हैं सुभाष सलड़ी, जो उन्होंने लिखा था पहाड़ों में भी वो पैंठ मचा चुकी है। पैंठ कैसे मचा चुकी है कि बागेश्वर के कपकोट में, तल्ला सूपी में 27 लोग, और पौड़ी के जहरी खाल ब्लॉक के बंदूण गांव में 30 लोग। वही खबर आई है कि उत्तराखंड के चमोली जनपद के भुलकानी, उसमें नारायणगढ़ विकास खंड में भुलकानी, उसमें भी कई लोग संक्रमित। अभी मैंने पुरुषोत्तम जी की, अब ये एक ट्विटर में ये खबर भी आई है कि एकांतवास के लिए, पंचायत घरों के लिए एकांतवास केंद्र, सुविधा प्रबंध, बिजली, पानी, शौचालय के लिए 20,000 तक खर्च। अब ये खर्चा अधिकांश वहाँ एकांतवास, वहाँ खंडर बन गए, अधिकांश परिवार में 1-2 लोग रहते हैं, कहाँ एकांतवास, किस प्रकार की जमीनी वो से लोगों को कहीं नहीं, इतने मकान खंडर पड़े हुए हैं, लोग हैं नहीं घरों में, झाड़ू देने वाला नहीं, कम लोग हैं, एक एक बड़े मकानों में 1-1, 2-2 लोग हैं। तो एकांतवास वहाँ के पानी खर्चा 20,000 तक के, उनके खाने के प्रबंध कहाँ से लाएंगे, वहाँ पे कहाँ से बिस्तर की प्रबंध, वहाँ जो है उसका उपलब्ध करे। सेवा भाव की जगह ये बजट का मंदिर बांट का ये उचित नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें हैं कि पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अपने गांव जा रहे हैं पंजीकरण के लिए। लोगों ने ये है कि जो 21 अप्रैल से 4 मई तक जो पंजीकरण हुआ प्रवासियों का, जो कर्म योगी हैं, जो जिनके दम पे पहाड़ चलता था पहले, अब कुछ लोग अपनी राजनीति के उनसे ईर्ष्या करता है, तो उनको 46,317 लोगों ने पंजीकरण किया, और इनके
परिवार के सदस्य 1,31,365 बतेगा 4 मई तक, उसके बाद भी करी जाए। और ये जितने पंजीकृत के, इससे मुझे लग रहा है 3 गुना 4 गुना लोग वहाँ चले गए हों। तो इससे भी लोगों को ये चाहिए कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो कम से कम खुद ही एकांतवास में लोगों से ज़्यादा मिले, 7-8 दिन का रहें, इस प्रकार करें। और हमारे कई मित्र इस समय कोरोना से संक्रमित हुए, हमारे बड़े भाई महेश चंद्र जी, रघुवीर बिष्ट जी, विनोद नेगी, रविंद्र चौहान, कई लोग इस प्रकार से बीमारी की जड़ में हैं। कल मेरे अनिल पंथ और इनसे भी बात हो रही थी, तो क्या कहते हैं अनिल पंथ और लक्ष्मण प्रसाद थपलियाल से, रघुवीर बिष्ट से भी बात हुई, महेश, तो वो यही कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान। तो ब्रिजमोहन उप्रेती जो इस समय आप पार्टी के दिल्ली में उत्तराखंड समाज के अध्यक्ष भी हैं, वो भी पूरा परिवार उनका इस कोरोना से संक्रमित हो गया, वो उबर गए, कल ही बात हुई उनसे। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, परेशान हैं सारे, और सभी ये कह रहे थे आप दिल्ली हम कैसे छोड़ सकें, जहाँ परमात्मा ने जब जीवन उसी ने दिया और उसी ने ले जाना, पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जो विचार वो दे रहे हैं उसके अनुसार सावधानी बरत। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी उत्तराखंड में जाते हैं, प्रवास से जाते हैं, उन्हीं के दम पे उत्तराखंड कई दशकों से मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के कहते थे, और संचारित सरकार के निकम्मेपन के कारण पेट के पलायन के लिए लोग शहरों और कस्बों की दर दर ठोकरें खाकर भी अपने परिवार को जीविकोपार्जन चलाते हैं। उन कर्मवीरों को हमेशा हर समाज नमन करता है, परंतु कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ लोग प्रवासी नाम से जो प्रवास में रहते हैं, ये नहीं, वो उनकी खुशहाली के लिए, चाहे देश की खुशहाली के, देश में जो लोग विदेश से आते हैं वहाँ से धन अर्जित करके लाते हैं, उसी से खुशहाली है। उत्तराखंड के अधिकांश स्कूल, विद्यालय, पुस्तकालय और ये अधिकांश इन प्रवासी लोगों ने दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़, इन शहरी क्षेत्रों में लोगों ने अपने कम तनख्वाह में से जो में मिलाकर पेट काट कर इस उत्तराखंड के गांव, हर गांव, पट्टी और जनपदों का विकास किया, वहाँ जागृत किया, शिक्षा से लेकर चिकित्सा लेकर सड़क से लेकर तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये चीज़ें हैं कि उनसे द्वेष करने वाले न तो इंसानियत के वो होते हैं, न वो उत्तराखंड के लिए, वो केवल निहित स्वार्थी लोग होते। इन लोगों की बात न करके हमें ये चाहिए कि अभी इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आमूल ध्यान देने चाहिए, और सरकार जो तीसरी लहर आ रही है उस पर भी मजबूती से काम करे। तो इस बात का हमें एक संदेश देना था अपने मित्रों को, और जो भी हमारे साथी हैं इसमें ज़्यादा चिंता न करें, मृत्यु के भय से कभी भयभीत न होने से कर्म पथ पे बढ़ा रहना। हाँ, जो सावधानी है उससे बरतनी चाहिए, भीड़ भाड़ में ज़्यादा न जाए। जो प्रवास से अपने गांव, शहरों में से अपने गांव में जा रहे हैं पढ़ने के लिए आए बच्चे, वो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक ज़्यादा लोगों से ना मिलें और एकांतवास में रहें, और गर्म पानी से लेकर हल्दी इत्यादि का सेवन करें, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देश और उत्तराखंड से ही विश्व को बचाएं। और सरकार का एक ध्यान है, जिन तत्वों ने, जिस देश ने, चीन ने इस पूरे विश्व को इस कोरोना महामारी से पीड़ित किया है, मरमाहित किया है, बर्बाद किया अर्थव्यवस्था, उस चीन पर और उस जैसी मनोवृत्ति को कि केवल संसार में हमारा वर्चस्व रहे, इसलिए इस प्रकार की बीमारियों को प्रसारित किया जाता है, उससे पूरे विश्व को दसा जाता है। ऐसी मनोवृत्ति पर अगर अंकुश नहीं लगाएंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती नहीं करेंगे, सरकारी तंत्र को जवाबदेही नहीं बनाएंगे, और सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके साथ ही
प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेदारी करेगी और नागरिक इस ढंग से लूट खसोट में लगेंगे कि काला बाजारी में कौन करता है? अधिकांश आम आदमी करता है। टैक्सी, ये सामान्य सेवाएं जो हैं, या खाने पीने की चीज़ों का इस प्रकार से दाम में मनमाने दाम बढ़ा रहे हैं। तो इस पर एक सरकार का एक सप्लाई चेन और अंकुश चेन बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी होगा। पूरे विश्व में जो निराशा फैली है उससे उबारने के लिए जो तीसरा वो आ रहा है, इस पर भी अंकुश लगाने के लिए करना चाहिए। और इसी के साथ ही मैं सबकी खुशहाली की कामना करते हुए लोकतंत्र के कुरुक्षेत्र दिल्ली से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा दुःखा भवेत्। सबके कल्याण के लिए ही रत रहना भारतीय संस्कृति है। और इस प्रकार के आसुरी ताकतें जो विश्व को संताप दे रही है, उन पे अंकुश लगाने का दायित्व भी इस देश और विश्व प्रशासन का है। इसके साथ ही हर नागरिक को एक दूसरे के दुख में सहयोग होना चाहिए। केवल बजट की बंदरबाट और एनजीओ का दिखावापन से ऊपर उठ के जिस प्रकार से दिल्ली में इस प्रकार से बेनकाब हुई व्यवस्थाएं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते। जय हिंद।